Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry. हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में आगे आज हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE या CFSE को ज्ञात करना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दे दिया जाए, उसके लिए CFSE कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने CFSE के बारे में अध्ययन किया है। CFSE क्या होती है, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अध्ययन किया है। तो आज हम देख रहे हैं CFSE को कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन ऑफ CFSE। तो सबसे पहले देखें CFSE को कैलकुलेट करने के लिए जो यौगिक हमें दे रखा हो, उस यौगिक का UV स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है, जिसके आधार पर एग्जैक्ट CFSE ज्ञात कर सकते हैं। इसके बिना भी हम CFSE ज्ञात कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए हुए यौगिक का UV स्पेक्ट्रम लिया जाता है। फिर UV स्पेक्ट्रम से फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम CFSE ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है TiS2 का होल 6 3+। इसके लिए UV स्पेक्ट्रम लिया, तो UV स्पेक्ट्रम के आधार पर देखा कि इसके UV स्पेक्ट्रम में जो आवृत्ति है वो नीचे आवृत्ति ले लिया x एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस के ऊपर एब्जॉर्बेंस। तो इसमें देख रहे हैं जो मैक्सिमम आवृत्ति है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दर्शाने वाली आवृत्ति है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया, एक प्रैक्टिकली टर्म है जो UV एपरेटस से लिया जाता है इसका स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितने पर आ रहा है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके आधार पर हम डेल्टा O की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,300 अपॉन 83.7 इज इक्वल टू भाग देने पर वैल्यू आएगी 242.53, जिसको नियर अबाउट क्या मान लेंगे, 243 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगी डेल्टा O की वैल्यू। अब इस वैल्यू के आधार पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, उसकी CFSE ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हमारा एग्जांपल है TiS2 का होल 6 3+। इसमें Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव। इस कंडीशन में Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा D1। इसका 3D2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या होगा, D1 होगा। एग्जैक्ट लिखें तो 3D1 लिख सकते हैं। बात एक ही है, हमें क्या चाहिए, D में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब हमने D कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में अध्ययन किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें कि 3 के सेट की एनर्जी लोअर हो जाती है, जिसे नाम देते हैं हम T2Z। 2 की एनर्जी अधिक हो जाती है, इसे नाम देते हैं Eg। इस तरह से 5D जनरेट D ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, T2Z एंड Eg। अब D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, T2Z में। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, अब हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था। ये वैल्यू कम होती है तो इसकी वैल्यू थी -0.4 डेल्टा O। ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू है 0.6 डेल्टा O, और ओवरऑल वैल्यू डेल्टा O। जैसा हमने पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग में स्टडी की। इसके आधार पर CFSE इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा O
प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब इससे D1 के लिए वैल्यू आएगी -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो क्या लिख देंगे अपन हम 1 इंटू 243 प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन 0 इंटू 243। सब में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या रखनी है, -0.4 डेल्टा हो प्लस 0.6 डेल्टा हो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है T2Z में, तो यहां वैल्यू रख दी 1, डेल्टा O की वैल्यू है 243, तो कितना मान रख दिया यहां पर 243। अब क्या करेंगे, 243 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -97.2 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू 0 इज इक्वल टू -97.2 किलो जूल पर मोल। ये D1 के लिए CFSE की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा हो उसके लिए CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या एग्जांपल दे रखा हो D2, तो D2 के लिए CFSE क्या होगी, तो CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू 2। यहाँ D1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, तो 0.4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, इंटू 243 प्लस 0.6 इंटू इसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 इंटू 243। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके आधार पर क्या ज्ञात हो जाएगा, D2 के लिए CFSE कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो उसके लिए हम CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो यहाँ 2 के स्थान पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, D3 तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद सपोज हमें क्या एग्जांपल दे रखा हो कि D4 के लिए CFSE क्या होगी, तो इसमें 2 कंडीशन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक वीक फील्ड दे सकते हैं या वीक लिगेंड, दोनों में से कोई भी कंडीशन दें, वीक फील्ड या वीक लिगेंड। सेकेंड कंडीशन हो सकती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो दोनों कंडीशन में CFSE की वैल्यू अलग अलग होगी। तो देखें D4 के लिए वीक फील्ड हो, वीक फील्ड का मतलब वीक फील्ड में जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, कम होगी, अर्थात डेल्टा O की वैल्यू कम है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो इनकी स्प्लिटिंग अधिक हो जाएगी, जिसके लिए डेल्टा O का मान अधिक होगा। तो वीक फील्ड होने पर इनका जो डिफरेंस है वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 3, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड है इनका डिफरेंस कम होगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, Eg में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2Z में 3 और Eg में 1। तो इसके लिए जब CFSE कैलकुलेट करेंगे तो CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू 3 इंटू क्या लिखते हैं हम, डेल्टा O प्लस 0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 इंटू डेल्टा O। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O। इससे ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल्टा
इस तरह से D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक फील्ड में CFSE की वैल्यू होगी -0.6 डेल्टा O। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आ गए, T2Z में, जो 4th इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसके लिए जैसे अलग से डायग्राम शो करें हम, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन जब वीक फील्ड है तब तो कहां चला जाता है, इजी में, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 4th इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, T2Z में, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2Z4 एंड EZ0। अब इसके लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे तो आएगी CFSE इक्वल टू -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है T2Z में, 4 इंटू डेल्टा O प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा O। इसको सोल्व करेंगे तो 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.6O प्लस 0 इज इक्वल टू -1.6 डेल्टा O प्लस। देखो इन ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहां पर एक क्या हो गया है, पेयर बन गया, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, P। इसका मतलब एक पेयर बनने पर भी एनर्जी रिलीज होगी। तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में CFSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.6 डेल्टा O प्लस P। देखो कोई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, -1.6 डेल्टा O एंड -1.6 डेल्टा O प्लस P। तो दिस फॉर्मूला इज राइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पेयरिंग एनर्जी भी रिलीज होती है। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा हो उसके लिए इजीली CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल दोनों के बारे में स्टडी की है, तो देखो दोनों का CFSE के आधार पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लें हम, सपोज D4 ही लें और D4 के लिए CFSE कैलकुलेट करें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल के लिए हमने पढ़ा है कि जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की क्या होगी, जस्ट अपोजिट। तो जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE ये कैलकुलेट किया अपन हमने, अब टेट्राहेड्रल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो देखो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग में क्या होगा, T2Z कहां होगा, ऊपर और EZ नीचे। तो D1 2 3 एंड 4 ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आते हैं, 4 लिगेंड, तो इनकी स्प्लिटिंग क्या होती है, कम, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएंगे उसके बाद में पेयरिंग होती है, अर्थात टेट्राहेड्रल में लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए CFSE इक्वल टू -0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा T प्लस 0.4 इंटू 2 इंटू डेल्टा T। तो ये वैल्यू होगी -1.2 डेल्टा T प्लस 0.8 डेल्टा T, और इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल्टा T। तो देखिए दोनों में ऑक्टाहेड्रल की जो CFSE वैल्यू है वो टेट्राहेड्रल से अधिक होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल से स्टेबल होते हैं। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा हो उसके लिए इजीली CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ CFSE।
इस चैप्टर में हमने CFT के बारे में स्टडी की है कि CFT VBT की लिमिटेशंस को दूर करता है। तो आज हम आगे देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ CFT। CFT कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबको एक्सप्लेन करने में काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है। फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस रही हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसका सबसे फर्स्ट लिमिटेशन हमने CFT की पोस्टुलेट्स में देखा था कि यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में केवल क्या बात करता है CFT कि इनके में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है, बट इसकी स्टडी ESR के आधार पर की गई, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम के आधार पर देखा कि इनमें केवल आयनिक बॉन्ड न होकर कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। अर्थात दोनों करैक्टर होते हैं 70% आयनिक प्लस 30% कोवलेंट। तो इन कोवलेंट करैक्टर के बारे में CFT एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये कोवलेंट करैक्टर किस तरह से कंपाउंड में आते हैं। सेकेंड इसकी लिमिटेशन कि जो CFT है वो केवल किसकी बात करती है, d ऑर्बिटल के बारे में। d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देख रहे हैं, बट मेटल के पास में s और p ऑर्बिटल भी होते हैं जिनके बारे में ये कोई चर्चा नहीं करता या कोई बात नहीं करता। तो इस लिमिटेशन को या इस कमी को भी ये दूर करने में अनसक्सेस रहा। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हमने इस अध्याय में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर सभी कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग के बारे में अध्ययन किया है। तो किसी में भी ये बात नहीं करता कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है किस में अधिक होगी किस में कम होगी, इसके बारे में CFT चर्चा नहीं करता। ये CFT की क्या रही है, लिमिटेशन रही है। फोर्थ ये बात कर रहा है वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो किस लिगेंड वीक माने किस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। इस तरह से ये CFT की क्या रही है, लिमिटेशन रही है। और CFT की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो आगे सिद्धांत दिया जाता है उसे बोलते हैं LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसका अध्ययन हम हायर क्लासेस में